Hello students, now we are going to start new unit and new chapter. This is unit 4, chapter 6, work, energy and power. So students, in the last class we have covered the chapter 5, that is laws of motion. पिछले चैप्टर में हमने फोर्स को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था. We have explained each and everything related to the force. We have covered what is force, what is the effect of force, law of inertia, different kind of laws of motion we have extensively used to solve the numericals. Newton's first law which defines the force, Newton's second law which measures the force, Newton's third law, okay, which gives the qualitative idea of the force, then momentum, then conservation of momentum, then equilibrium of forces, then friction, okay, and this friction was introduced in the uniform circular motion and then motion in a vertical circle. So ये सारा पिछले चैप्टर में हमने फोर्स में डिस्कस कर लिया था. अब जो नेक्स्ट चैप्टर ये वर्क एनर्जी पावर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स. बच्चों को प्रॉब्लम होती है फोर्स के चैप्टर में क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. तो हमें फोर्स को सिंपलीफाई करने के लिए वेक्टर एलजेब्रा, वेक्टर एडिशन, उसकी हेल्प लेनी पड़ती है. बट यहाँ पर अच्छी बात स्टूडेंट्स ये होगी कि हम जो वर्क डन है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वेक्टर ऑपरेशन इन दिस चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर. सो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये रहेगी कि आपको इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आपको आएगा क्योंकि मैकेनिक्स का ये बेस है. मैकेनिक्स जो मोशन से रिलेटेड होती है ना, जो एनर्जी से, फोर्स से, मोमेंटम से, एक्सेलरेशन से रिलेटेड होती है, उसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और बहुत सारा कंटेंट हम मैकेनिक्स का वर्क एनर्जी पावर के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं. तो किसी भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं. एक तो फोर्स को लेके प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं और एक वर्क एनर्जी पावर को लेके सॉल्व की जाती हैं. तो आप ये जान लें, आप ये समझ लें कि इस चैप्टर को आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कंपटीशन के भी न्यूमेरिकल होते हैं, एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज, एचसी वर्मा, ये सारे न्यूमेरिकल आप इस चैप्टर को करने से काफ़ी हद तक आप मैकेनिक्स को पढ़ पाएंगे. तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर में. सबसे पहली बात है वर्क डन. देखो वर्क डन क्या होता है. पिछले चैप्टर में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा फोर्स पढ़ा. फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर हम लगाते हैं तो वो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने के लिए कोशिश करता है. फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन. बस यहीं पर अगर पोजीशन चेंज हो गया तो समझो वर्क डन हो गया. वर्क डन कौन करेगा? किसकी वजह से वर्क डन होगा? वर्क इज डन बाय द फोर्स. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. वर्क इज डन बाय द फोर्स व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन ए बॉडी. मतलब हम किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए उस पर फोर्स लगाएंगे और जब उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो अगर वो फोर्स हमारा बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर देता है, मतलब बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देता है, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया, अदरवाइज वर्क डन नहीं हुआ. देखो फिजिक्स में वर्क डन का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है. फिजिक्स में वर्क डन का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने फोर्स लगा के रखा हुआ है या आपने बॉडी को घुमा के पूरा चक्कर लगा के डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दिया. तो कई सारी सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं जिनमें कोई वर्क डन नहीं होता, लेकिन जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में हमें लगता है कि वर्क डन हो रहा है. जैसे मान लो आप अपने घर से गए, घूम फिर के मार्केट में इधर उधर वापस अपने घर आ गए, चाहे भले ही आपने कितना काम करके गए हो, लेकिन घर से निकले थे, घर में वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वर्क डन भी जीरो हो गया. तो वर्क डन की कंडीशन स्टूडेंट्स होती है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन इट. पहली बात, जैसे मान लो ये कोई दीवार है, ठीक है, मैं दीवार को पुश कर रहा हूँ, मैं दीवार को कितना ही पुश करता रहूँ, दीवार थोड़ी ना हिलेगी, दीवार हिल जाएगी. दीवार को धक्का देने से दीवार तो अपनी जगह में है, तो दीवार तो हिली नहीं, दीवार की तो पोजीशन चेंज हुई नहीं, तो मतलब कोई वर्क डन नहीं हुआ.
चाहे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो जाए, कितनी एक्सर्शन हो जाए, लेकिन कोई वर्क डन नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फोर्स इज नॉट प्रोड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज नॉट चेंजिंग द पोजीशन। ओके, तो वर्क डन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि वर्क डन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो हमारा फोर्स और एक हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल ये एस वेक्टर है। तो वर्क इज डन बाय द फोर्स व्हेन फोर्स अप्लाइड प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। बच्चे सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं कि ये वर्क डन हो गया, सर ये वर्क डन हो गया, जबकि आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्स, कोई भी फोर्स वर्क डन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, केवल वही फोर्स वर्क डन में कंट्रीब्यूट करेगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा। और मैंने यहाँ पर लिखा भी है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे इसको आप यहाँ से, और आपको इसको अच्छा मतलब फीलिंग आएगा। अभी देखो जरा आप देखें स्टूडेंट्स, ये मान लो कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे m मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसको F फोर्स लगा के इधर हम खींच रहे, इसको F फोर्स लगा के इधर हम खींच रहे, तो क्या ये इधर जाएगा? मतलब फोर्स तो लग रहा है एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, तो ये हवा में तो ऐसे उड़ेगा नहीं। बात को समझे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में तो ये जाएगा नहीं, ये तो ग्राउंड के अलोंग ही चलेगा। जब ये ग्राउंड के अलोंग चलेगा तो ये कुछ देर बाद इसका पोजीशन मतलब ये हो गया, इसका पोजीशन कितना हो गया, ये हो गया, ये एस, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब फोर्स लगा रहे थे हम थीटा एंगल के अलोंग और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। मतलब ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी कोई थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, तो फिजिक्स में नेट क्वांटिटी किसी काम की नहीं होती। हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, इधर हम इसको रिजॉल्व करेंगे एफ कॉस थीटा में, इधर कंपोनेंट हो गया, इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये एफ साइन थीटा हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वर्टिकल में तो कुछ इसमें हो नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो ये एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, यही हमारा जिम्मेदार है, यही रिस्पॉन्सिबल है, यही इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और इसी की वजह से वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन में हमारा यही कंपोनेंट फोर्स का आने वाला है। एफ साइन थीटा हमारा कोई काम नहीं कर रहा, तो इसलिए हम वर्क डन के लिए लिखेंगे W इज इक्वल टू फोर्स एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना दिस इज। W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई तो करेंगे। बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा वर्क डन आ जाएगा निकल के। हाँ ठीक है, वर्क डन आ तो जाएगा, लेकिन कौन सा फोर्स मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट से? आप ये तो सोचिएगा, कौन सा फोर्स करेंगे? वो फोर्स करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। वर्क डन वही फोर्स देगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, वर्क डन वही फोर्स देगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा। तो ये वाला जो फोर्स है मेरा एफ कॉस थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। बॉडी इनिशियल पोजीशन में यहाँ थी, फाइनली डिस्प्लेस होके यहाँ आ गई। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डायरेक्शन में फोर्स एफ कॉस थीटा, और वर्क डन निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि सुटेबल फोर्स इज मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट। कौन सा सुटेबल है? सुटेबल वो है स्टूडेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, और कोई सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी की वजह से पोजीशन में चेंज हो रहा है एफ कॉस थीटा। सो यहाँ पर मेरा W इज इक्वल टू आ गया एफ एस कॉस थीटा, और ये जो एफ एस कॉस थीटा है ये वेक्टर में हमने पढ़ा चुके हैं, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और इसकी SI यूनिट होती है जूल, और कैपिटल J भी हम इसको लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होता है mL2T-2, मतलब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होगी इसकी जूल। और अब देखो वर्क डन, इट इज़ ए स्केलर,
इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी जूल है। तो एफ एस कॉस थीटा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एफ एस कॉस थीटा यूज़ करो, मतलब लर्न करो या इसको याद रखो। आप सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन बस यही ध्यान रखना है कि वही फोर्स लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हमारा होने वाला है। ये ऐसा यूनिट हो गई। एक और यूनिट होती है जो हम यूज़ करते हैं, वो होती है सी जी एस यूनिट। सी जी एस यूनिट होती है इसकी अर्ग, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। ठीक है, तो वर्क डन का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। वर्क डन इज सिंपल, इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में एक तरह का होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब दो वेक्टर को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो डॉट मेथड से डॉट प्रोडक्ट, और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। A is the magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B, theta is angle between them. Okay? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन इज आल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन पे। टाइप्स ऑफ वर्क डन, मतलब अभी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, वर्क डन के बारे में जानेंगे और टाइप्स ऑफ वर्क डन। देखो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका नेचर कैसा होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, वर्क डन होगा भी कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। जैसा कि आपने देख लिया W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वर्क डन मेनली 3 तरह के वर्क डन होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव वर्क डन। क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन। ये पॉजिटिव वर्क डन क्या है? वैसे तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं, लेकिन ये वर्क डन ऐसी है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। देखो, पॉजिटिव कब होता है? व्हेन फोर्स एंड displacement are in the same direction. When force and displacement are in the same direction and theta lies between 90 and 0। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मतलब जो एंगल है ना फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल है, अगर उसका वैल्यू 0 के इक्वल और उससे ग्रेटर और 90 से स्मॉलर है, या दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कैसा होता है? वर्क डन होता है पॉजिटिव। देखो, एग्जाम्पल बताते हैं। सपोज आप किसी बॉडी को उठा के किसी हाइट पर लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपने किसी बॉक्स को उठा के किसी हाइट पे ले जाके रख दिया, तो आप फोर्स लगा रहे हैं उस पर। आप फोर्स किधर लगा रहे हैं? ऊपर के नीचे। वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही ना फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब किसी बॉडी को अगर ऊपर डिस्प्लेस करना है तो हम ऊपर ही ना फोर्स लगाएंगे। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हो गया पॉजिटिव। सो व्हेन, पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल 1, वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स to displace a body from ground to some height is positive work done because both are in the same direction। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल सुन लो। यू आर ड्राइविंग ए कार, आप कार चला रहे हो और ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर है, रोड खाली है, सन्नाटा है रोड पे। आपने क्या किया? एक्सेलरेटर दबा दिया, तो वेलोसिटी और बढ़ेगा। तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लग रही है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कार मूव कर रही है। तो व्हेन एन एक्सेलरेटर पेडल इज पुश्ड व्हाइल ड्राइविंग ए कार, देन वेलोसिटी इंक्रीजेज। वर्क डन बाय द इंजन, वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सेलरेटर पेडल इज पॉजिटिव।
तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। अगर कोई एंगल है जैसे इसमें है तो एंगल 90 से कम है ना, तो ये भी पॉजिटिव वर्क डन का एक एग्जाम्पल है। सो ये हमारा हो गया पॉजिटिव वर्क डन। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नेगेटिव वर्क डन की। मैं एग्जाम्पल भी आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, और आप देखें अपने सराउंडिंग में जो भी वर्क डन हो रहा है आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि भाई वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, देखो नेगेटिव में क्या होगा, व्हेन F and S are in opposite direction, when F and S are in opposite direction, ठीक है, and theta greater than 90 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मतलब अगर हम फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल इस रेंज में लाई कर रहा है, किस रेंज में, मतलब वो 90 से बड़ा है, 180 के इक्वल है या उससे छोटा है, तो वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में अगर थीटा को 180 डिग्री लिखोगे तो ये -1 आ जाएगा। अब सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम सुना है आपने। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ईच एंड एवरी बॉडी। अभी मैंने जो पिछला एग्जाम्पल दिया था जिसमें किसी बॉडी को उठा के हम किसी हाइट पर डिस्प्लेस करके रख दे रहे थे, उसमें अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बता सकते हैं आप किधर लगेगा, बताओ सोचो। भाई अर्थ इज अवर मदर, अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो चाहे मैं बॉडी को ऊपर लेके जाऊं चाहे नीचे लेके जाऊं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही लगना है, क्योंकि धरती हमारी माता है, वो हमें अपनी तरफ खींचती है, अर्थ सभी को अपनी तरफ खींचती है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। सो व्हेन ए बॉडी इज टेकन टू सम हाइट देन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। ओके, ये समझ में आ गया। अब सेकंड एग्जांपल जो मैंने लिया था कि भाई रोड क्लियर है और आपने एक्सीलेटर दबा के कार को दौड़ा दिया। कार तो दौड़ेगी, जब आप एक्सीलेटर जब दबाएंगे तो कार दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी, कार दौड़ेगी। तो जब कार दौड़ेगी तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। सडनली कोई रोड पे आ गया तो आप क्या करोगे, आप ब्रेक अप्लाई करोगे। ब्रेक पेडल इज पुश्ड, तो ब्रेक पेडल का जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी ना कार रुकेगी। कार आगे जा रही थी, आपने ब्रेक लगाए तो ब्रेकिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब ब्रेकिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तभी तो उसमें डी एक्सेलरेशन होगा, तभी तो वो स्टॉप होगी। तो यहाँ पर वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्सेस नेगेटिव वर्क डन बिकॉज ब्रेकिंग फोर्सेस अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अब आपको ये टाइप्स ऑफ वर्क डन में 2 तरह के टाइप तो समझ में आ गए होंगे, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। नाउ जो तीसरा टाइप है दैट इज जीरो वर्क डन, दैट इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, जर्नल फॉर्मूला वर्क डन का होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, राइट। ये सिंपल फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा वर्क डन का होता है। अब मेरा कहना ये है कि भाई W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में ये जीरो कब होगा, तो इसको जीरो बनाने मतलब वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरा F 0 हो जाए या S 0 हो जाए या थीटा 90 हो जाए, इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, या तो फोर्स 0 हो तो वर्क डन 0 हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन 0 हो जाएगा, या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो बात को ध्यान से समझे स्टूडेंट्स, वर्क डन इज सेट टू बी 0 इफ आइदर F इज 0 और S इज 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इनके एग्जाम्पल्स आपको लेने हैं। देखो फोर्स है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाली बॉडी का एक्सेलरेशन होगा 0, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा,
F इक्वल टू एम ए, फोर्स भी लगेगा 0। तो अगर फोर्स, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी इज 0 इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई वर्क डन नहीं होगा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो। इसका दूसरा एग्जांपल होगा जो आउटर स्पेस होता है, हमारा यूनिवर्स होता है, उसमें बॉडीज होती हैं और उन पर कई सारे फोर्सेस लगते हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस है वो होता है 0। तो इफ ए बॉडी इज मूविंग इन स्पेस देन वर्क डन ऑन इट इज आल्सो 0 बिकॉज टोटल फोर्सेस 0। ये एग्जांपल हो गया 0 वर्क डन का उस केस में जब हमारा फोर्स 0 है। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, देखो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं, मैं इस दीवार को पुश कर रहा हूँ, तो दीवार को पुश करता रहूँ मैं, तो दीवार तो हिलेगी नहीं, दीवार में तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। सो if force is applied on a heavy object then displacement is 0, that is also an example of 0 work done। और तीसरा केस है जब थीटा 90 डिग्री हो। सो 90 डिग्री का सबसे कॉमन एग्जांपल है, बच्चों याद रखें स्टूडेंट्स, रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, आपको बुरे वक्त में मुसीबत से निकालेगा। कौन? ये 0 वर्क डन थीटा 90 होने की वजह से। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई 0 वर्क डन का एग्जाम्पल बताओ, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, और मैं जब भी सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ बच्चों को कुछ ना कुछ याद आता है, हर बच्चे को कुछ ना कुछ याद आ जाता है जब मैं सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ। और वो क्या है बताओ? मैं बार बार जब भी सर्कुलर मोशन निकलेगी, मैंने आपको कहा था बच्चों एक बात आप ध्यान रखना, जब भी सर्कुलर मोशन की बात आए आप क्या देखना, सर्कुलर मोशन की बात आने पे आप ये देखना कि इसको सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है। तो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री तो वर्क डन कितना हो गया? 0। सो हमारी जो सर्कुलर मोशन है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सर्किल की सर्कुलर मोशन है, चाहे वो वर्टिकल सर्कल की सर्कुलर मोशन है, इन ऑल द सर्कुलर मोशन वर्क डन विल बी 0। सो जो सर्कुलर मोशन जिसकी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर डिपेंड है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये बहुत बेचारा सा फोर्स है, ये बहुत लाचार फोर्स है, ये बहुत हेल्पलेस फोर्स है, क्योंकि ये किसी काम का इसलिए नहीं है क्योंकि इसका वर्क डन 0 होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन 0, वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स का 0। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ये स्पीड को कम ज़्यादा नहीं करता क्योंकि इसका वर्क डन 0 होता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज की क्लास में हमने वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर शुरू किया। हमने वर्क डन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि भाई वर्क डन कैसे होता है, कब होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, उसकी SI यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट क्या होती है, उनमें रिलेशन क्या होता है, इसका सिंबल क्या है, और उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ वर्क डन डिस्कस कर लिया। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, 0 वर्क डन। तो इस तरह से हमने कुछ आज कवर किया। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।